So, a very good morning to all of you. Today, we will continue our chapter AC devices. Okay. So, last में हमने पढ़ लिया था अल्टरनेटिंग EMF, मीन वैल्यू, RMS वैल्यू, AC सर्किट विद रजिस्टर, AC सर्किट विद इंडक्टर, AC सर्किट विद कैपेसिटर. उसके बाद हमने LCR के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था. व्हाट इज सीरीज LCR सर्किट. ठीक है, आज हम रेजोनेंस, क्यू फैक्टर, ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी वर्सेस XL XC, पावर इन अ LCR सर्किट पढ़ेंगे. ठीक है, तो एक बार दोबारा से एक बार LCR को रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, सीरीज LCR सर्किट क्या क्यों बोलते हैं सीरीज में? बिकॉज इसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए हैं विद AC सप्लाई. ओके, अब मान लो, अब आपको पता है जो सीरीज सर्किट होता है, जब सीरीज में कोई हम चीजें लगाते हैं तो उनमें करंट सेम होता है बट पोटेंशियल अलग अलग होता है. When we connect any two devices, any two resistors और capacitors, you know that series में जो potential है वो divide होता है, current same रहता है. तो L के across जो current है वही C के across भी होगा, वही R के across भी होगा, but जो इनका potential है वो अलग अलग होगा. VL, VC, VR. The applied EMF appears as voltage drops VR, VL and VC across R, L and C respectively. R for resistor, L for inductor, C for capacitor. In R, अब हमें पता है, इंडिविजुअली हम पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेस में रहते हैं, तो इसके लिए हम ऐसे एक लाइन बनाएंगे. इसी लाइन पे हम I भी दिखाएंगे और VR भी दिखाएंगे. डन. अब दूसरा, इन केस ऑफ इंडक्टर आपको पता है जो करंट है वो लैग करता है कितने एंगल से? π/2 से. करंट लैग करता है ना. ठीक है, तो यहाँ पर VL ऊपर की तरफ दिखा दिया हमने और π/2. और कैपेसिटर केस में करंट लीड करता है कितने एंगल से? π/2 से. तो VC नीचे होगा. जब इसे कंबाइन करेंगे तो ऐसे लगेगा. अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये जो VL और VC है ये दो वेक्टर है. ठीक है, अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम क्या करें? VL माइनस VC कर ले. ये देखो इन्हें कर दिया VL माइनस VC. रिलेटिव वेलोसिटी के जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें हमने यही करते हैं ना. मान लो दो ट्रेन थी, एक नॉर्थ की तरफ जा रही है, एक साउथ की तरफ जा रही है, तो हम क्या करते थे? सबसे पहला काम क्या था हमारा? जो ट्रेन साउथ की तरफ जा रही है या दोनों के डायरेक्शन को सेम करना, तो हम क्या लेते हैं? नेगेटिव वेक्टर. तो VC की जगह क्या आ जाएगा? माइनस VC. तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा. ठीक है, तो देखो अब जब VL माइनस VC हुआ तो उसका मैग्नीट्यूड घट गया, तो VL माइनस VC, I, VR, और इनके बीच में हम रिजल्टेंट एक पैरेललोग्राम बना दिया और रिजल्टेंट क्या आ गया हमारे पास? E. तो E का फॉर्मूला क्या होगा? √VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर. ये कहाँ से आता है? पैरेललोग्राम ला भी आप यूज कर सकते हो, 11th में आपने पढ़ा है. R इज इक्वल टू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. तो E का फॉर्मूला आ गया √VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर. अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर जो 2AB cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो कहाँ गया? देखो बेटा, जो VL माइनस VC और VR है, यहाँ पे बेटा जो कंप्लीट एंगल होता है ना वही लगता है. तो वो कितना है? 90. और cos 90 बेटा कितना होता है? 0. cos 90 अगर 0 हो गया तो यहाँ पर वो वाला जो कंपोनेंट है पूरा खत्म हो जाएगा. तो सिर्फ बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और उसका अंडर रूट. ठीक है, तो यहाँ से हम I का फॉर्मूला निकाल लेंगे. देखो I का फॉर्मूला क्या होता है? V/R. जैसे हमने टोटल पोटेंशियल निकाला E, वैसे ही हम क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे. अगर हम इनमें वैल्यू पुट करें, जैसे मान लो VR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IR. VL की वैल्यू IXL. VC की वैल्यू IXC. ठीक, तो ये Z इज इक्वल टू, अच्छा इसको बोलते हैं हम Z, इंपीडेंस. टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट इंपीडेंस. आपने रिएक्टेंस पढ़े पहले,
कैपेसिटिव और इंडक्टिव। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंपीडेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय LCR सर्किट इज नोन एज इंपीडेंस। ओके, तो XL और XC की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R, और टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम। अब आपको पता है जब आप पैरेललोग्राम ला लगाते हो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालते हो, आप डायरेक्शन भी निकालते हो। तो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या था, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो y एक्सिस के अलोंग क्या है, परपेंडिकुलर VL माइनस VC अपॉन VR, और जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, XL माइनस XC अपॉन R, और जब हम XL की वैल्यू पुट करेंगे L ओमेगा 1/C ओमेगा, तो टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या बनी, XL माइनस XC अपॉन R, और टेंजेंट फाई ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C अपॉन R। स्पेशल केसेस, अगर XL ग्रेटर हो गया XC से तो टेंजेंट फाई क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। इसको बोलेंगे हम इंडक्टिव सर्किट या इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। और अगर उल्टा हो गया, XL छोटा हो गया XC से, तो टेंजेंट फाई नेगेटिव हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे कैपेसिटिव सर्किट या कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। और अगर XL XC केबल हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, इसे क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंस। इसमें मैक्सिमम हो जाएगी वैल्यू करंट की, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0, द करंट एंड EMF आर इन सेम फेज, द इंपीडेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, द LCR सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। नेक्स्ट टर्म, रेजोनेंस इन AC सर्किट विद LCR, जब XL XC के इक्वल होगा तभी रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस वर्ड का मतलब ये मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज बेसिकली, या मैचिंग। रेजोनेंस वर्ड आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, ठीक है, फिजिक्स में तो आता ही आता है, मैचिंग इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैचिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज, XL इज इक्वल टू XC, ओमेगा L इज इक्वल टू 1/C ओमेगा, टेंजेंट फाई कितना होगा, 0। और जब XL XC के इक्वल हो जाएगा तो Z क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्यों मिनिमम हो जाएगा, बिकॉज तब ये वाली जो वैल्यूज हैं आपस में कैंसल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, R स्क्वायर का अंडर रूट, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल, तो Z मिनिमम हो जाएगा इज इक्वल टू R। और आपको पता है करंट डिपेंड करता है इनवर्सली किस पे, रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट ज्यादा होगा। और यहाँ तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, मिनिमम हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम E/R, या Z भी लिख सकते हो। Impedance offered by the circuit is minimum and the current is maximum. This condition is called resonant condition of LCR circuit and the frequency is called resonant frequency. At resonant frequency, मान लो जो resonant frequency है वो है ओमेगा R, तो यहाँ पे हम ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा R से, यहाँ भी ओमेगा को रिप्लेस कर देंगे ओमेगा R से। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला आया, ओमेगा R इज इक्वल टू 1/√LC। और अगर फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में निकालना है तो आपको पता है ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2π फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये वाला होता है न्यू, बाकी यहाँ पे एफ ही लिया हुआ है तो आप न्यू भी ले सकते हो। तो न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC। रेजोनेंट कर्व एंड क्यू फैक्टर, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम। आप एक बेटा क्यू फैक्टर आता है, क्यू फैक्टर स्टैंड्स फॉर क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेंट कर्व से हम देख सकते हैं उसका क्वालिटी फैक्टर कितने आता है। याद रखना, जो कर्व जितनी ज्यादा शार्प होगी, तीखी होगी, उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। जो ज्यादा फैली हुई होगी ना, चौड़ी होगी ज्यादा, वो उसका क्वालिटी फैक्टर उतना ही कम होगा। ये आप देख पा रहे हो, ये कर्व देखो, R1 जो कर्व है ये शार्प है ना, तीखी है, तो उसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा। अगला देखेंगे, तो सबसे ज्यादा क्वालिटी फैक्टर किसका, R1 का, बिकॉज वो सबसे ज्यादा तीखी है, उसकी जो पीक है तीखी है, तो उसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा। कैसे पहले आते हैं, यहाँ पे देखो, R1 लेस देन R2 लेस देन R3। अच्छा, एक और बात, जिसका रेजिस्टेंस कम, ये आपको दिख रहा है कि R1 की वैल्यू सबसे कम है,
लेकिन उसमें करंट सबसे ज्यादा है तो उसका क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि करंट मैक्सिमम होगा इसमें, क्योंकि रेजिस्टेंस अगर कम हो जाए तो करंट मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो आई नोट मैक्सिमम लिखा हुआ है यहाँ पर, आई नोट मैक्स अपॉन √2, ये मीन वैल्यू अगर हम निकालें तो बैंडविड्थ कितनी होती है 2 इंटू डेल्टा डब्ल्यू, चेंज इन क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ, कितनी मतलब कितना बैंड का विड्थ है यहाँ पर। ठीक है, जो पर्टिकुलर जो बैंड्स बन रहे हैं उसका विड्थ कितना है, तो Q इज इक्वल टू ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा डब्ल्यू ओमेगा, सॉरी 2 डेल्टा ओमेगा, बैंडविड्थ है हमारे पास 2 डेल्टा ओमेगा। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो, वैसे ये तो थोड़ा मुश्किल फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, याद भी रखना है इतना, ये वाला फॉर्मूला जो आएगा ये आपको याद रखना ज्यादा। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप either the inductance or the capacitance to the potential drop across the resistance। फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू या तो VL बाय VR लिख लो या VC बाय VR लिख लो। ठीक है, दोनों में से कोई फॉर्मूला भी चल जाएगा, तो Q इज इक्वल टू VL अपॉन VR और Q इज इक्वल टू VC अपॉन VR। वैसे याद रखना, अगर ऐसे आपको आपके पास ऐसे कर्व्स दे रखी है, तो अगर पूछा जाए विच हैज ग्रेटर Q फैक्टर, तो जो कर्व सबसे ज्यादा तीखी होगी और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो सबसे ज्यादा उसका क्वालिटी फैक्टर होगा। वैल्यू जब पुट कर देंगे, VL की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर ऐसे VC की, तो और VR की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो I से I कैंसिल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पावर, पावर इन LCR सर्किट। अगेन छोटी सी डेरिवेशन हमें करनी पड़ेगी अभी। E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी होता है, ये हम पढ़ लिया हमने। I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये किसके लिए है बेटा, हम LCR के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, इसका एंगल ओमेगा टी प्लस 5 कैसे है, ये डायग्राम से देखना पड़ेगा हमें। हाँ जी, तो यहाँ पे देखो, जो ये जो है एंगल, देखो ध्यान से, E और I में कितना एंगल है बेटा, देखो 5 का एंगल है। E और I में कितना एंगल है, 5 का एंगल है। तो E I से 5 एंगल, ठीक है, 5 एंगल का डिफरेंस है ना यहाँ पर, तो देखो अब तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, वेयर 5 इज द फेज एंगल बिटवीन EMF एंड करंट। हमने देखा अभी वहां पर फेज एंगल है EMF और करंट में। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस पावर, अब हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इनटू करंट। तो यहाँ पर V की जगह आ जाएगा E की वैल्यू पुट कर देंगे, I की वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपको एक थोड़ा सा मैथमेटिकल थोड़ा जो है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, साइन A प्लस B का फॉर्मूला निकालना है आप। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन A प्लस B? टर्न ऑन योर माइक, तब तक मैं लिखता हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन B? हाँ जी, प्लस कॉस A साइन B। बिल्कुल, साइन A साइन B, ठीक है, प्लस कोस A कोस B, यही बोल रहे हो, साइन ए कोस बी प्लस साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ओके, वेरी गुड, ठीक है बेटा। और यहाँ पर ऑलरेडी एक साइन ओमेगा टी है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सिंगल स्टेप में उसे मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, एक स्टेप और बढ़ा लोगे, पहले सिर्फ साइन ओमेगा टी प्लस 5 का जो फॉर्मूला है वो खोलोगे। क्या है वो फॉर्मूला, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। और उसके बाद जब हम साइन ओमेगा टी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक टर्म को, तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि ए क्या है ओमेगा टी और बी क्या है 5। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस 5, ये मल्टीप्लाई करने के बाद है बेटा, प्लस
साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी इंटू कोस फाई। डन। अब आगे देखिए, इफ द इंस्टेंटेनियस पावर इज assumed टू बी कांस्टेंट फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt, देन द वर्क डन। अब हमने क्या निकालना है बेटा, वर्क डन निकालना है। वर्क डन ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज, इसको इंटीग्रेट कर देना है हमें। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस फाई प्लस साइन ओमेगा टी कोस फाई कोस फाई डी टी। अच्छा, इसमें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, यहां पर ये जो इंटीग्रेशन है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, आप ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर चुके हो। मैं आपको दिखा देता हूं, हमने कर भी रखी है। तो देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की मैंने इंटीग्रेशन आपको सिखाई थी। अल्टीमेटली आपके पास क्या आंसर आएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को पहले हम कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 में, ठीक है। फिर उसको अलग अलग हम इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, t/2 ही आएगा बेटा। हमारे पास जो आंसर आएगा ना, अल्टीमेटली t/2 ही आएगा। ये आप ऑलरेडी इंटीग्रेशन कर चुके हो जब आपने निकाली थी आरएमएस वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू निकाली थी और आपने मीन वैल्यू निकाली थी, तो वहां पे आप ऑलरेडी कर चुके हो इसको, ठीक है। तो बस यही है कि इस वाली जो ये आपके पास इतनी बड़ी जो डेरिवेशन है, बस यही है कि इसमें दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग होगी। मतलब एक बार जो आपने आरएमएस के लिए किया था और प्लस एक बार जो आपने मीन वैल्यू के लिए किया था, ठीक है। अब इस वाले में क्या करेंगे, देखो साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की तो आपको आ गई। आप क्या करोगे, इसमें कोस फाई बाहर ले लोगे, dt से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इंटीग्रेशन होगी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू dt की। लेकिन इस वाले में क्या करोगे आप, इसमें कैसे करोगे इंटीग्रेशन, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। क्या फायदा होगा इसका, कैन एनीवन टेल, ये किसका फॉर्मूला है, ये जो टर्म लिखी है 2 साइन ओमेगा टी कोस थीटा, बिल्कुल साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा यहां पर, और उसको इंटीग्रेट करना आसान है एज कंपेयर टू दिस। अगेन कोस फाई बाहर आ जाएगा, तो हम एक काम कर सकते हैं, ऐसे आगे लिखा ही होगा इसमें, ये समझ में आ गया। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा 1 प्लस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है। और उसके बाद यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो दोनों में देखो बेटा कोस फाई जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो कोस फाई आप कॉमन ले लोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे आप। और इंटीग्रेशन इसकी हमने पहले से भी कर रखी है, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्ट कर दिया, अल्टीमेटली जो है इसको पूरे को इंटीग्रेट करके आपके पास 0 ही आएगा, और इसको इंटीग्रेट करके कितना आएगा t/2, जो कि हमने कर भी रखा है। ये देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जब हमने इंटीग्रेशन की थी तो हमारे पास कितना आया था, t/2। ये पूरी इंटीग्रेशन दिखा रखी है मैंने, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt की अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, t/2 ही आएगा। ये हमने कर रखी है, कहाँ करी थी हमने, आरएमएस वैल्यू में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोस फाई कॉमन है, तो कोस फाई बाहर ले लिया और यहाँ पे t/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, जब इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करोगे, कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके, तो उसका आंसर बेटा 0 ही आएगा, ठीक है। W इज इक्वल टू ई नोट आई नोट कोस फाई t/2, इसको तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन टी। तो ये कितना आ जाएगा, यहां से क्या करेंगे हम, ये जो t है ना, इसको यहां से डिवाइड में ले जाएंगे, W अपॉन टी, ये क्या आ जाएगा P, कितना बचा, ई नोट आई नोट अपॉन 2 इंटू कोस फाई। हम इसको लिख सकते हैं, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम √2
इंटू √2, तो ई नॉट अपॉन √2 आई नॉट अपॉन √2 cos फाई, और ये किसी का फॉर्मूला होता है वर्चुअल वैल्यू या आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला होता है, तो ये आ जाएगा ईवी आईवी cos फाई। आरएमएस का फॉर्मूला है बेटा, ये आरएमएस वैल्यू का, ठीक है। तो पी एवरेज इज इक्वल टू ईवी आईवी cos फाई। अच्छा, ये वाला जो पावर फैक्टर है ये आपके सिलेबस से रिमूव हो गया इस सेक्शन के लिए, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी ये पता होना चाहिए यहाँ पे जो cos फाई है यही डिसाइड करेगा कि पावर 0 होगी या मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर है, बट ये सिलेबस में से रिड्यूस हो चुका है इस वक्त। ओके, तो पावर इन एसी सर्किट, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया पी एवरेज। तो रेजिस्टेंस के निकालेंगे, तो रेजिस्टेंस में कितना एंगल होता है दोनों के बीच में, करंट और ईएमएफ के बीच में, 0, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू 0, तो ईवी आई कैपेसिटर और इंडक्टर में π/2 का एंगल होता है, तो इसीलिए दोनों के लिए 0, ठीक है। ये वाटलेस करंट भी हमारे सिलेबस में से हट गया है, तो इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज एलसी ऑसिलेशन। यहाँ पे ध्यान से देखना, अभी हमने जो एलसीआर सर्किट पढ़ा वो तीनों कॉम्बिनेशन था, दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, आरएल भी हो सकता है, ठीक है, आरसी भी हो सकता है, लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एलसी। तो एलसी ध्यान से पढ़ेंगे, इसको हम टैंक सर्किट भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इंडक्टर है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ध्यान रखना ये इंडक्टर है और ये वेरिएबल कैपेसिटर है बेटा, ये कैपेसिटर नॉर्मल नहीं है, वेरिएबल कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस घटती बढ़ती रहती है। सो शुरुआत में जब टाइम 0 है, यूई इज इक्वल टू मैक्स, यूबी इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक और बात, ये जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस मान रहे हैं हम इसको, क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रिकल। और ये जो इंडक्टर है इसमें क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी। तो इंडक्टर को हम दिखाएंगे बेटा यू का मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, बी, और यूसी या यूई ये इलेक्ट्रिकल। तो शुरुआत में क्या है, जब टाइम 0 है ये कैपेसिटर पूरे का पूरा चार्ज हो रखा है, तो इसीलिए यूई मैक्स है और यूबी कितना है, 0। अब देखो, जैसे ही टाइम बढ़ा और हमने ये जो सर्किट है इसको हमने स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, कैपेसिटर की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से इंडक्टर में सेल्फ इंडक्शन होगी और एक ईएमएफ या करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, जब टाइम t/8 है, टाइम पीरियड का 1/8, तो यूई और यूबी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट केस में क्या है, कैपेसिटर अब पूरे का पूरा डिस्चार्ज हो गया, उसने अपना पूरे का पूरा करंट खो दिया, ठीक है। और वो एनर्जी गेन किसने की, इंडक्टर ने कर ली। तो जब टाइम आगे बढ़ा, 2t/8 हुआ, तो अब जो कैपेसिटर है वो पूरा खाली हो चुका है, पूरा डिस्चार्ज हो चुका है वो, ठीक है, पूरे का पूरा डिस्चार्ज हो चुका है कैपेसिटर। और अब जो इंडक्टर है उसकी एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। अब क्या करेगा, कैपेसिटर खाली हो गया, पहले कैपेसिटर पूरा चार्ज था, अब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। अब आपको पता है कैपेसिटर जब डिस्चार्ज हो गया तो अब इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कम होगी। अब आपको पता है सेल्फ इंडक्शन होगी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ना ये ग्रोथ ऑफ करंट को भी अपोज करता है और डीके ऑफ करंट को भी अपोज करता है। मतलब अगर करंट अगर कम हो रहा है तो उसको भी अपोज करेगा, करंट अगर बढ़ रहा है उसको भी अपोज करेगा। तो अब क्या होगा, ये उल्टी डायरेक्शन में करंट को पास करेगा, जिससे कैपेसिटर की रिवर्स चार्जिंग शुरू हो जाएगी। रिवर्स चार्जिंग कैसे, आप देख पा रहे हो, जब ये फर्स्ट डायग्राम है तो इसका पॉजिटिव ऊपर है, लेकिन अब जो सेकंड डायग्राम है उसमें पॉजिटिव नीचे आ गया, तो रिवर्स चार्जिंग शुरू हो जाएगी इसकी, ठीक है। दोबारा से अब इस कंडीशन में दोबारा से जो कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज हो गया, दोबारा से फुल्ली चार्ज हो गया, लेकिन उसकी जो पोलैरिटी है वो अपोजिट हो गई। फिर दोबारा से यही प्रोसेस होगी,
कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा, कैपेसिटर की वजह से दोबारा करंट फ्लो करेगा, अगेन कैपेसिटर खाली हो जाएगा, फिर दोबारा से चार्ज होगा कैपेसिटर। अब आप पूछोगे सर ये क्या यहां तक बताना काफी नहीं था? नहीं, उसका रीजन क्या है, जहां से हम चले थे, हम पूरी साइकिल लेते हैं बेटा। हम चले कहां से थे? जब कैपेसिटर का अपर प्लेट पॉजिटिव था, बॉटम प्लेट नेगेटिव था और इंडक्टर की एनर्जी जीरो थी। इस वाले केस में इंडक्टर की एनर्जी जीरो है, यूई भी मैक्स है, बट इसकी जो चार्जिंग है वो अपोजिट हो रही है। तो ये साइकिल कंप्लीट ऐसे नहीं होती, यहां पे आके साइकिल कंप्लीट होगी। तो इसीलिए हमें ये 9 डायग्राम दिखाने पड़ेंगे समझने के लिए, ठीक है। तो इससे जो ऑसिलेशंस निकलती हैं वो कैसी होती है? अनडैम्प्ड होती है। अनडैम्प्ड और डैम्प्ड ये हमने कहाँ पढ़ा है? 11th में पढ़ा था हमने, वेव्स एंड ऑसिलेशन चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? अनडैम्प्ड और डैम्प्ड। डैम्प्ड कौन सी होती हैं? जिनकी एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होती जाती है। और अनडैम्प्ड कौन सी होती हैं? जिनका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये कौन सी है? डैम्प्ड। ये कौन सी है बेटा? डैम्प्ड। और यही हमारे एनवायरनमेंट में होती है, बिकॉज एनर्जी अपने आप लूज होती जाएगी। वैक्यूम में होगा तो वैक्यूम में अनडैम्प्ड हो सकती है, हाँ, लेकिन अगर हम बात करेंगे नॉन वैक्यूम की, जहां वैक्यूम ना हो, तो वहां पे डैम्प्ड ही होंगी हमेशा, एनर्जी लगातार कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात करें तो वहां पर अनडैम्प्ड ऑसिलेशन हो सकती है। If Q be the charge on the capacitor at any time t and di by dt is the rate of change of current, तो L di by dt plus Q by C is equal to 0। तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? द फाइनल इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन विद ओमेगा। तो ये जो ऑसिलेशन है सिंपल हार्मोनिक है, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो रेजोनेंस में। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर डेल सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कई बार। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम लास्ट 2 टॉपिक्स रह गए हमारे पास, ट्रांसफॉर्मर एंड जनरेटर, हम वही पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल।